साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। साथियों पूरे मंथ का करंट अफेयर पूरा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ और साथ में कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा। जो 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिटेल में कवर कराया जाएगा। साथ में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर कराया जाएगा। साथियों मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। मैं सुरेंद्र, मैंने 3 बार आईएएस का मेंस दिया है, कई बार पीसीएस का मेंस दिया है, साथ में लोअर पीसीएस का मेंस दिया हूं। अभी 2022 का वर्तमान में अभी 9 जो अक्टूबर में हुआ है उस एग्जाम 2022 का मेंस का एग्जाम देके आया हूं, जिसका रिजल्ट वेटिंग है। साथियों इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी टॉपिकों को मैंने कवर किया है। जो 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको तो कवर किया ही हूं, साथ में जो उसके आगे पीछे घटनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उनको भी कवर किया हूं। साथियों हम लोग इसलिए अब करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं पूरे। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर क्या है? नवंबर मंथ करंट अफेयर, नवंबर माह करंट अफेयर है। पूरे महीने का निचोड़ एक ही क्लास में दोस्तों 2 से 2.5 घंटे में 1 महीने की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में 30 संभावित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कवर किया जाएगा। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्तमान में डिसीजन दिया है, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। 7 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट में फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आजकल बहुत डिटेल में गहराई के साथ पूछे जाते हैं, वन लाइनर से काम नहीं चलता। इसलिए पत्रिकाओं को सोचिए कि वन लाइन से पढ़ के काम चला ले, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड है, मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया हूं। साथियों आप देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में तथा उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मामले में 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? सरकारी नौकरियों में, साथ में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। पहला ओबीसी को जैसे रिजर्वेशन दिया गया था स्टार्टिंग में, पहले दिया गया था केवल सरकारी नौकरियों में, उच्च शैक्षिक संस्थानों में नहीं दिया गया था। उच्च शैक्षिक 2004 में कांग्रेस सरकार ने 15/5 और 16/5 जोड़ करके उच्च शिक्षा संस्थान में दे दिया गया है, जब उस समय अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे। तो आप समझिएगा, दोनों का अंतर मैं बता दे रहा हूं कि इसलिए समझ में आ जाएगा। इनको दोनों में दिया गया सरकारी नौकरी था, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आ जाए क्वेश्चन तो कहां? उच्च सरकारी नौकरी उच्च शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। बेंच का जो पूछता है, बेंच कौन थी? 5 सदस्यीय। चीफ जस्टिस पूछ ले तो कौन थे उस समय? यू ललित थे। अब किस नंबर के थे? 49 नंबर के। कई बार पूछा किस नंबर के थे? यू ललित थे। और जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़ सिंह है। वो किस नंबर के हैं? 50वें नंबर का। इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, जब डिसीजन आया था तो उस समय यू ललित थे 49 नंबर के। अब देखिए, और इसमें जो रिलेटेड है उससे सब बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण समान श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों के लिए है। आर्थिक पिछड़ों के लिए ये जिसमें डिक्टेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और जो ओबीसी को दिया जाता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े उनको दिया जाता है। साथ में कुछ जोड़ दिया गया कि प्रथम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे उसको भी जोड़ा गया है, यत जे कन्या थे। साथियों ध्यान दीजिए। और 50वें वर्तमान में कौन न्यायाधीश है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या है, क्या होती है? 34 है। 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, समझिएगा। 2021 में पूछ लिया था इसे कि मंत्री परिषद कितने % रखा जाता है। उसमें पूछा था कि मुख्यमंत्री सहित, सबको पता था, पर ये पता नहीं था कि मुख्यमंत्री सहित है कि मुख्यमंत्री छोड़ के। तो 34 है तो मुख्य न्यायाधीश सहित है। एज कितनी होती है? 65 वर्ष। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 103वां संविधान संशोधन। और कहां चेंज किया गया? 103वां तो संविधान संशोधन है, पर संविधान संशोधन के साथ संविधान के कुछ आर्टिकल में भी, अनुच्छेदों में भी संशोधन किया जाता है। तो यहां किया गया 15(6) और 16(6).
और ओबीसी से तुलना कर लो, जब उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया गया था तो 15/5 और 16/5 को जोड़ा गया था। यहाँ पे जब ईडब्ल्यूएस को दिया गया तो 15/6 और 16/6 को जोड़ा गया है। साथियों कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आगे पीछे जो भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेट है उनको जोड़ने की। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन संसद द्वारा 10 जनवरी 2019 को पारित किया गया था। चलिए अब उसके रिलेटेड आगे पीछे के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, एक संविधान संशोधन जरूर पूछता है, इसलिए मैं साथ में उनको भी करा दिया हूं। 7वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली से था। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की कुछ जमीन थी उसको बांग्लादेश को दी गई है, अब बांग्लादेश की जमीन भारत को मिली है। कौन से संविधान संशोधन से? 7वें संविधान संशोधन से। और 101वां संविधान संशोधन हम देखिए 100 से शुरू करते हैं। 101वां जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी कब लागू कर, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर को एकदम कर दिया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है। अब एक तरह का ही कर लगता है जीएसटी जिसको बोल देते हैं, से रिलेटेड है। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। इसमें जब कोई संविधान संशोधन होता है तो संविधान के कुछ आर्टिकल में, जिसको अनुच्छेदों में भी संशोधन किया जाता है, यह जोड़ा जाता है या हटाया जाता है। तो किसमें जोड़ा गया? संविधान के अनुच्छेद 246 से 269 ए 279 ए को जोड़ा गया। ये साथियों याद रखिएगा। और कई बार पूछा है कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन 2018 को क्या किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा बना दिया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और जब कहा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना कब था? वो 1993 में बना था, पर संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा दे दिया गया। अब इसमें संशोधन भी किया जाता है। मैं कहता हूं कि जब संविधान का संशोधन होता है, कुछ अनुच्छेदों में भी संशोधन किया जाता है, उनको आजकल पूछता है अंदर जाके। तो कहां किया? अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और इसको लागू किया गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। जब राष्ट्रीय को लागू कब कर दिया गया? 11 अगस्त 2018 से लागू कर दिया गया। अब इसमें पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओबीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे काका कलेलकर थे। कब बनाया गया था? 1955 में कांग्रेस सरकार ने गठन किया था, तो काका कलेलकर को उसका अध्यक्ष बनाया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कब बना था? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना था। 1993 में कई आयोग बने थे, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, और इसी प्रकार ये भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी बनाया गया था साथ में। साथियों याद रखिएगा, पूछ ले कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1993 में, तो कहा इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 2018 में। अब देखिए आर्टिकल 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने से संबंधित है। यह पहचान करेगा और जोड़ा किस में जाएगा? 338 में। समझिएगा दोनों का अंतर। अब 102वां संविधान संशोधन में आ जाइए तो यह कहता 338 भी था, 342 भी ओबीसी से संबंधित है, जो इनको जोड़ा गया था। यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, फिर मैं कह रहा हूं कि जो ईडब्ल्यूएस को मिला है समान वर्ग के अंतर, आर्थिक रूप से जो पिछड़े उनको दिया गया है। और यहाँ पे जो दिया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। शिकायतें और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है। और इस आयोग के सदस्य कितने होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति पूछ ले कि संसद नियुक्त करता है या कार्यपालिका नियुक्त करती है या सरकार नियुक्त करती है जिसको बोलते हैं, और या तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो हमेशा मारिएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 104 में आ जाइए, कौन संविधान संशोधन 104 में क्या है? जो लोकसभा 2020 में आर्टिकल 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन था लोकसभा और विधानसभा में, उनको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन साथ में आंग्ल भारतीयों के जो रिजर्वेशन था, विधानसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट, उसको क्या किया गया है? हटा दिया गया साथियों। 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर बता दे रहा हूं। 104 में
34 में संशोधन किया गया। लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभा की सीटों में आरक्षण, जो SC ST को आरक्षण मिला था, उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया 2030 तक के लिए। और जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो रिजर्वेशन था लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, उसको हटा दिया गया। विधानसभा में 1 सीट का रिजर्वेशन था, लोकसभा में 2 सीटों का, दोनों को हटा दिया गया। साथियों अगला ये 105वां संशोधन, ये भी ओबीसी से 102 भी था, ये 105वां भी है, पर इसमें क्या किया गया, राज्यों को ओबीसी की किस जात को ओबीसी में शामिल करना है, हटाना है, अधिकार पुनः राज्यों को दे दिया गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 22 नवंबर 2022 को कर दी गई है। अब इसके 22वें हैं, इसमें ध्यान रखिए कौन नंबर के हैं, 22वें नंबर के, 22वें नंबर के हैं। ये सोचिए कि 22वें नंबर के हैं कि विधि आयोग के अध्यक्ष और विधि आयोग के सदस्य और सदस्यों की नियुक्ति 22 नवंबर 2022 को कर दी गई है। इसके अध्यक्ष कौन, देखो 3 चीज पूछ सकता है, कौन नंबर के हैं विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें हैं। कौन बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश कहां के, कर्नाटक के, क्या नाम है, ऋतुराज अवस्थी। और सदस्य भी पूछ लेता है साथ में, कौन है, KT शंकरन और आनंद पालीवाल। वह पालीवाल तो वैसे बहुत फेमस रहते हैं कि भाई वो टॉप लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसी नाम से याद रखिएगा। न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। और कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। समझिएगा साथियों, तीनों पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरूर याद रखिएगा। ऋतुराज अवस्थी, क्योंकि ये 3 साल में एक बार बनते हैं, इसलिए बना दिया गया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, KT शंकरन, आनंद पालीवाल, और कार्यकाल 3 वर्ष। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश, अब देखिए ये मिसाइल स्वदेश में, खुद देश में DRDO ने बनाया है, विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इंटरसेप्टर क्या है, जो दूसरे महाद्वीपों से, जैसे चाइना से कोई मिसाइल आई, कोई विमान आया, इसको रास्ते में ही उन मिसाइलों को खत्म कर देगी। इंटरसेप्टर माना हम इंटरसेप्ट करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, इसीलिए इसको इंटरसेप्टर समझिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को भारत के रक्षा अनुसंधान विकसित संगठन ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, क्या नाम है, AD, और होता है BC, तो उसी से याद रखिएगा। BC ईसा के पूर्व, ईसा के बाद, तो AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहां पे, देखिए मिसाइलों का परीक्षण किया कहां जाता है, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है, जिसको कुछ साल पहले बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया कलाम साहब के नाम पे, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, उड़ीसा के तट पर। देखिए उपग्रह का, मिसाइलों का उड़ीसा के तट पर किया जाता है, उपग्रह पूछ ले तो हमेशा किया जाता है आंध्र प्रदेश के तट पर किया जाता है। साथियों, सतीश धवन केंद्र से उड़ीसा के तट पर से APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। इस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किसको किसको रोक देगी, विमानों को रोक देगी, और जो मिसाइल दूसरे महाद्वीप से, चाइना से, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे कहीं से भी आएगी, उनको भी रास्ते में ही समाप्त कर देगी। कौन मिसाइल, AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर का मतलब होता है अपनी सुरक्षा के लिए जो मिसाइल बनी, बीच में ही रोक दे, इंटरसेप्ट कर दे, इसीलिए इंटरसेप्टर नाम पड़ा, AD-1 है। मारक क्षमता कितना है, 5000 किलोमीटर। और DRDO प्रमुख का कई बार पूछ लेता है, जैसे पूछला इसरो के प्रमुख कौन है, DRDO के प्रमुख कौन है, DRDO प्रमुख है डॉक्टर समीर कामत। अगले में आइए, अब हमें फिर ये मिसाइलों की बात हो रही है, ये बहुत और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या नाम है, रुद्रम, को वायु सेना की अपने बेड़े में शामिल किया गया है। देखिए बहुत आजकल हमले रेडिएशन द्वारा भी किए गए हैं, बैक्टीरिया द्वारा भी हमले हो रहे हैं, आजकल वायरस द्वारा भी हमले हो रहे हैं, इसी टाइप रेडिएशन द्वारा जो हमले हो रहे हैं, वैसे क्या है, उनको रेडिएशन को रास्ते में ही खत्म कर देगा, ऐसा इस टाइप से हमें किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो रेडिएशन को ही खत्म कर देगा, उसका नाम है रुद्रम। अब याद करने का तरीका क्या है, भगवान शंकर को रुद्र बोला जाता है, रुद्र का अवतार। तो ये बोलिए कि रुद्र क्या है, पूरी जो रेडिएशन फैल रहा है, कहा जाता है कि वायरस का रेडिएशन फैल गया, इसका रेडिएशन फैल रहा है, उसको भगवान शंकर ने अवशोषित कर लिया, अपने में समाहित कर लिया, रुद्रम से याद रखिएगा। नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन, जो रेडिएशन को रोक दो, उसको रेडिएशन
एंटी, उसको रोक दे, उसको समाप्त कर दे। रुद्रम को वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इसे किसके तहत बनाया गया? मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। मेक इन इंडिया के तहत मतलब ये भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2014 में ये प्रोग्राम शुरू किया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इससे क्या होगा? कोई चीज हमें इस देश में ही बनाना है, इससे क्या होगा? ये स्वदेश में बनेगी तो इस देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, बाहर से नहीं महंगेगा और दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता कम होगी तो हमारी बचत होना शुरू हो जाएगी, जिससे हम यहाँ के कल्याणकारी कार्यों में वो पैसा लगा सकेंगे, जैसे सामाजिक कल्याणकारी राज्य के। अब देखिए मेक इन तहत, अब फिर है डीआरडीओ द्वारा विकसित है, दुश्मन के किसको किसको समाप्त करेगी? राडार और जैमर, आज को नष्ट कर सकती है। देखिए ऐसी मिसाइल है, एंटी रेडिएशन रुद्रम को बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी है जो राडार को भी समाप्त कर सकती है, जैमर को। अब देखिए अभी तक क्या था कि पीएम, प्रधानमंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ जैमर चलता है, जिससे वहां पे 3 किलोमीटर तक ना कोई मोबाइल चला सकते हो, ना किसी प्रकार से आप बम विस्फोट कर सकते हो। पर ऐसी मिसाल है कि बाहर से कोई रडार उस टाइप से करेगा तो ये बाहर से वहीं पे रास्ते में समाप्त कर रोक देगा। अब देखिए कई बार पूछा है रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन। देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका होता है फुल फॉर्म। तो जो इससे क्वेश्चन बन सकते थे साथियों, मैं पूरा उसमें जोड़ने की कोशिश किया हूं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देश में विध्वंसक युद्धपोत। अब देखिए इसको आप समझिएगा, अभी क्या है? देश में ही निर्मित। देखिए ये याद रखिएगा, अब हमारी काफी ज्यादा हमारी क्या है? देश में निर्मित विध्वंसक युद्धपोत 2 मोरमुगाओ भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। कौन सा नाम है युद्धपोत का? 2 मोरमुगाओ। अब देखिए जब समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जमीन नहीं होती है, एक जलपोत होता है जिसको जलयान बोलते हैं, ठीक है? उसमें और कौन कई युद्धपोत होते हैं। अब सोचिए वो क्या करते हैं, वो जलपोत में क्या होता है? जलपोत में दोनों में डिफरेंस समझ जाइएगा। युद्धपोत 2 उसमें अंतर क्या है? विध्वंसक युद्धपोत दूरी के जो हमारे यातायात के लिए कई जहाज जाते हैं, पानी के जहाज जाते हैं, जिसमें माल जाता है, हमारा तेल आता है, उसकी सुरक्षा करते हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, ये सब होते हैं युद्धपोत। और साथ में क्या होता है? जलपोत। जलयान होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसमें हवाई जहाज या लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा होता है कि 50 लड़ाकू विमान एक साथ उतर और साथ में उड़ सकते हैं। समुद्र में बेड़ा खड़ा कर दिया जाता है, इसीलिए उसको जलयान हमारे पास 1-2 ही है, पर युद्धपोत बहुत ज्यादा है। 2 मोर क्या है? मोरमुगाओ भारतीय नौसेना को, इसका इंपॉर्टेंस समझिए, मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना को शामिल किया गया। पर ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, जब पूछे बनाएगा किसी प्रोजेक्ट या परियोजना के तहत बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। P-15B के तहत बनाया गया है। और इसको कौन बनाया है? इसे बनाया मझगांव डाक शिप बिल्डर द्वारा बनाया गया है। अब देखिए इसको, अब युद्धपोत को मोरमुगाओ क्यों रखा गया नाम? अब देखिए ये जब प्रोजेक्ट चला था तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया था कि हम इस देश के 4 कोनों के बड़े शहरों के नाम पे 4 युद्धपोतों का नाम रखेंगे। वही 4 शहर कौन कौन से हैं जिनके नाम पे बन रहे हैं? अभी 2 बन के तैयार हुए, एक पहला बन चुका है विशाखापट्टनम, दूसरा भी सौंप दिया गया मोरमुगाओ। अभी इसके 2 और बनना है। 50 शहर जिनके नाम पे बना कौन है? देश के 4 कोनों के प्रमुख शहर हैं विशाखापट्टनम, दूसरा है मोरमुगाओ, तीसरा है इम्फाल, चौथा है पोरबंदर। याद रखिएगा किनके नाम पे? 4 शहरों का नाम आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा सौंप दिया गया बना के ये मोरमुगाओ को। पहला बन के तैयार था, विशाखापट्टनम पहले सौंपा जा चुका है और 2 अभी बनना बाकी है। किस परियोजना? कोई प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, P-15B के तहत बनाए जा रहे हैं। चलिए अभी इसके नीचे बताया गया है विमान वाहक जलयान, जिसमें मैं कहा कई लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, उससे उड़ सकते हैं। ये जलयान है, एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। हमारे पास इसमें चलायमान स्थिति में है, एक ही है INS विक्रमादित्य। इसका किसके स्थान लिया? INS विक्रमादित्य। इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, रोज पेपर में आता है, हर पत्रिका में आता है INS विक्रमादित्य। किसका स्थान लेगा? विराट को। विराट को हम जलयान था हमारे पास पहले एक ही था, कौन था? विराट। किससे लिया गया था? अंग्रेजों से, ब्रिटेन से लिया गया था। अब उसको हटा करके इसको INS विक्रमादित्य को रशिया से लिया गया है, पर अपने देश में अभी स्वदेश में नहीं बनाया गया। अभी स्वदेश में एक नया बनाया गया है जिसका नाम है
विक्रांत, इसको याद रखिएगा। स्वदेश निर्मित, भारत निर्मित विमान वाहक जलयान केवल है एक ही है, विक्रांत। दोस्तों इसको याद रखिएगा, विक्रांत है। इसे कौन बनाया ये भी पूछ सकता है, विक्रांत। विक्रमादित्य, विक्रांत। विराट तो रिटायरमेंट हो गया तो उसको अब याद नहीं रखना, अभी वर्तमान में रखना है। विक्रमादित्य अभी चलायमान स्थिति में है। दूसरा भारत में, भारत स्वयं बनाया है जिसको, एक ही है, कौन, विक्रांत। साथियों ये देखिए विक्रांत, इसे किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। चलिए ये और इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 74वें गणतंत्र दिवस पे 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? जब जब भी भारत में मुख्य अतिथि जाता है, 2-3 साल से मुख्य अतिथि कोई नहीं आया था, जब जब आता है क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। कौन है विश्व के राष्ट्रपति, कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। अब्देल फतेह अल सीसी, ये सीसी के नाम से बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा कौन होंगे, सीसी मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार मिस्र का कोई राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार गणतंत्र दिवस पे हमारे कोई मिस्र का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं। कौन नाम है? अल फतेह अल सीसी, इसको याद रखिएगा। और अगला है, देश का पहला निजी रॉकेट है। अब सोचिए निजी रॉकेट क्यों बोला गया? अभी तक भारत सरकार बनाती थी, सरकार ये बाहरी से बनाया जाता था, पर कोई निजी कंपनी बनाई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि निजी कंपनी ही बनाई है। निजी कंपनी कोई चीज बनाई हो तो उसको निजी रॉकेट बोला गया, उसका नाम है विक्रम यश। ये यश है, विक्रम यश बनाई है। और किस कंपनी ने बनाया है ये याद रखिए, हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी, कौन? स्काई रूट, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। ये कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए, क्वेश्चन को देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि साथियों यदि आप सफल होना चाहिए डिटेल में पढ़ना सीखिए, कभी भी वन लाइनर में विश्वास न करिए, नहीं फिर आप पत्रिकाओं को गाली दोगे, आप क्योंकि डिटेल में पढ़े नहीं हो। इसमें 5 बताइए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे? 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा कोई, या तो आप एक जगह एक डिटेल में पढ़ लो पूरा, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी नहीं छूटेगा। आपका कॉन्फिडेंस ही रहेगा कि मैं ये पढ़ के जा रहा हूं, इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा मेरा सही होगा। देखिए देश का पहला निजी रॉकेट पूछ ले, क्या है? विक्रम यश। अब देखिए कौन कंपनी बनाई ये पूछ ले, ये भी आपको पता हो गया। स्काई रूट देखिए एरोस्पेस, इस कंपनी ने बनाया है। विक्रम यश को बनाया है प्राइवेट कंपनी ने बनाया है निजी रॉकेट को। निजी रॉकेट विक्रम यश नाम है, निजी रॉकेट का नाम विक्रम यश। बनाया किसने है? हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया। इसे इसरो के कहां से छोड़ा? देखिए मैं भी बताया था, मिसाइलों को कहां छोड़ा जाता है? उड़ीसा के तट से, एपीजे अब्दुल कलाम तट से छोड़ा जाता है। और इसको कहां से? आंध्र प्रदेश के इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाता है, छोड़ा गया। देखिए और फिर इसके साथ और भी छोड़े गए हैं 3 छोटे सैटेलाइट, आप जानना चाहिए, छोटे अंतरिक्ष लेकर गया। कौन कौन है? चेन्नई का स्टार्टअप, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? स्पेस किड्स। किड्स कहते हैं यार, किड्स छोटे छोटे सामान, तो स्पेस किड्स के नाम से किड्स का छोटा छोटा सामान लेके गया, स्पेस किस नाम है। दूसरा है टेक, कर लो, टेक वर्ड पढ़ते हो, रटने का तरीका देखिए, टेक स्पेस किड्स। तीसरा है आर्मेनिया का भी लेके गया साथ है भाइयों, बाजू, क्या नाम है? बाजू मक्यू स्पेस लैब का सैटेलाइट है, उसको लेके गया है। अब देखिए इससे आपका पूरा मुझे लगता है इससे कवर हुआ। अब देखिए निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने कब खोला था? अभी कहा जाए जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, निजी क्षेत्र के लिए कब खोला गया? 2020 में भारत सरकार ने खोला था साथियों। अब 2020 में खोला, देखिए हमारी निजी कंपनियां ने उस रॉकेट को ही बना दिया 2 साल के अंतर्गत, अब जिसका नाम है विक्रम यश। और 3 उसको लेके गया, स्टार्टअप है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस किस लेके गया? चेन्नई का स्टार्टअप है, आंध्र प्रदेश का स्टार्टअप है टेक, आर्मेनिया का स्टार्टअप है बाजू मक्यू स्पेस लैब के सैटेलाइट। निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को लिए खोला था। चलिए पूरा डिटेल में बताया जाएगा, थोड़ा टाइम तो दोस्तों लग रहा है, डिटेल में बताने में टाइम तो लगता है, पर आपका क्वेश्चन आगे पीछे कैसा भी आए उससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए भारत का पूछ ले, यह कब छोड़ा गया? 18 नवंबर 2022 को विक्रम यश को छोड़ा गया, 2022 को छोड़ा गया रॉकेट। अब भारत का पहला रॉकेट पूछ चुका कई बार क्वेश्चन में, क्या था? रोहिणी था, जो सरकारी था। चलिए
अब G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, G20 का शिखर सम्मेलन, यह क्योंकि मेजबानी भारत करने वाला है 2023 में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दी इस क्वेश्चन, इससे आना ही आना है। देखिए विश्व की विकसित, देखिए दोनों चीजों का है, ये किसका किसका मिश्रण है, G20 विकसित, देखिए विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था, समझिए साथियों इसको ध्यान, अर्थव्यवस्था समूह G20 का और कौन सा था 17वां, तीन चीज बना, विकसित है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 17th शिखर सम्मेलन है, 17th है, 17वां है, यह इंडोनेशिया के बाली, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं देखेंगे केवल बताता है बाली नहीं पूछेगा साथियों, इतना तो सबको पता है, उस स्थान को पूछेगा जिस स्थान पे हुआ है, यह मेरी गारंटी है, उसका नाम है नूसा दुआ में संपन्न हुआ, कब हुआ था 15-16 नवंबर 2022 को साथियों। अब देखिए फिर एक बार रिपीट करिए, इससे क्वेश्चन बनना है निश्चित, विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 7वां शिखर सम्मेलन है, बाली के नूसा दुआ में संपन्न हुआ, 15-16 नवंबर को हुआ, 2023 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है G20। अवसर प्रस्ताव दिए, और भारत को अध्यक्षता कब सौंपी गई, डेट पूछ ले तो आपको करना है अभी नजदीक, अभी 8-10 दिन पहले सौंपी गई, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल लिया है। और 18वां शिखर सम्मेलन वही जो भारत 2023 में होगा, भारत की मेजबानी में कहां होगा, न्यू दिल्ली में होगा साथियों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम धैर्य के साथ समझिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन कंपटीशन में बने रहो, ये ना हो कि केवल करंट के आप उससे फेल हो जाए एग्जाम में, इसलिए उस समय बहुत दुख होता है कि आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को या महत्वपूर्ण टॉपिकों को छोड़ दिया है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगे रहे या वन लाइनर क्वेश्चन में लगे रहे, डिटेल नहीं पढ़े, इसलिए आपका क्वेश्चन छूट गया, जिससे आप कंपटीशन से बाहर हो गए। इस समय इतना मेहनत की जरूरत है कि आप यदि एग्जाम में बने रहना चाहते हैं, इस समय जब आप मेहनत नहीं करें दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा है, इसलिए साथियों आप मेहनत में बहुत ही मेहनत करिए, जिससे ये इतना ज्यादा मार्केट हो गया, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वालिफाइड करने के लिए जब आप ऐसे ही बातें करते हो, या तो जो आपके कोर्स नहीं उसमें डिस्कस करते हो, और दूसरा आदमी जो कोर्स की बातें हैं जो एग्जाम में आना उसमें डिस्कशन करता है, इसलिए वो आपसे आगे हो जाता है। इसलिए साथियों डिस्कशन भी करिए तो पढ़ाई से रिलेटेड करिए, जो आप में एग्जाम में आना उससे रिलेटेड करिए, जिससे आप इससे मायाजाल से बाहर निकल सकें और माता पिता का सपना पूरा कर सकें साथियों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा डिस्कशन भी करिए, जो एग्जाम में आना है जिससे आप रिलेटेड है उसमें डिस्कशन करिए, उसमें टाइम वेस्ट करिए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सकें और हमेशा आप अंतर से आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकें। चलिए साथियों अगला देखते हैं। 18वां शिखर भारत की मेजबानी में कहां होगा, न्यू दिल्ली में। थीम क्या है, ये भारत में नहीं 2022 की जो बाली में हुआ है उसकी थीम की बात हो रही है, क्या है, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रांगर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, इसको याद रखिएगा, रिकवर है दोनों में, एक में टुगेदर है एक में स्ट्रांगर है। और G20 का गठन कब किया गया था ये भी पूछ ले तो 1999 में किया गया था, पर मूलतः 1997 में किसके लिए किया गया था, इसका G20 का गठन जो किया गया था 1999 में किया गया था, और किसके बेस में किया गया था, 1997 में एशिया में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, उसमें जो विकसित राष्ट्र हैं और जो बढ़ती हुई शक्ति हैं जैसे चाइना भारत, उन्होंने मिलकर के G20 का गठन किया है। तो इसीलिए 1999 किया गया था, और किसके परिप्रेक्ष्य में किया गया, 1997 में एशियाई वित्तीय संकट पर किया गया। चलिए G20 का शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ यह समझिएगा, 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था, उससे रिलेटेड सब कुछ है, सब बताया गया है। G20 का शिखर पहली बार 2018 में वाशिंगटन डीसी में किया गया था। G20 के सदस्य देश कौन से हैं, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, मेक्सिको है, कनाडा है, अमेरिका। G20 को मैं रटने का तरीका बताता हूं कैसे रटेंगे, आप पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। आप केवल 1 मिनट दीजिए, देखिए हम चलते हैं, पूरे धरती का मैप लेते हैं, हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के, उधर से चलते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ से। दक्षिण अमेरिका के 2 राष्ट्र हैं, अब देखिएगा दक्षिण अमेरिका के 2 राष्ट्र कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना और ब्राजील, देखिए 2 राष्ट्र। 2 से फिर आ जाइए, उत्तरी अमेरिका के 3 राष्ट्र हैं, देखिए 2 + 3, अब देखिए
दोनों को मिला दो, उधर से चलना है, किनारे किनारे से बढ़ते जाना है, ऐसे यहां से किनारे किनारे बढ़ना है, किनारे किनारे बढ़ते जाइए। पहले दो राष्ट्र अर्जेंटीना, फिर मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, फिर यूरोप के 5 राष्ट्र हैं, इसीलिए मैं सेटलमेंट से बनाया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और टर्की। अफ्रीका का सिर्फ एक देश है, समझिए साथियों, पूरे अफ्रीका में सिर्फ एक देश, कौन? साउथ अफ्रीका, बस। और पूरे अरब कंट्री में एक देश है, कौन सा? सऊदी अरब। देखिए 1 1 +5 +1 +1, देखिए कभी भूलोगे नहीं। फिर आप देखिए किनारे किनारे चलिए, जापान तो हमेशा रहना है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका आ जाएगा साउथ कोरिया, फिर इंडोनेशिया आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर से चलिए, ऊपर रूस है, फिर चाइना है, फिर भारत, ये तीनों हो गए एक साथ, रूस, चीन, भारत, और साथ में है यूरोपीय संघ है। यदि कभी पूछ ले कि कौन देश शामिल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डाटा आपको रहता है, ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछे कौन है, ये पूछेगा G20 के सदस्य देशों में कौन देश शामिल नहीं है, इसलिए आपका मोटा मोटा आइडिया भी है, तो आपका क्वेश्चन सही होगा। साथियों, इस बार ये इतना महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इसकी भारत अध्यक्षता करने जा रहा है 2023 में, इसलिए इसको बहुत डिटेल में देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बता दे रहा हूं कि इधर से चलोगे, दक्षिण अमेरिका के 2 राष्ट्र हैं, उत्तरी अमेरिका के 2 राष्ट्र, 3 राष्ट्र हैं, कौन कौन? मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा। यूरोप के 5 हैं, दोनों को मिला दोगे 5 आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन से हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, टर्की, सब महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। और फिर अफ्रीका से सिर्फ एक है, साउथ अफ्रीका है, और जो अरब कंट्री है उससे भी एक है, सऊदी अरब है। अब इधर का देखिए कि इधर से 5 हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, ये 4 हो गए। अब फिर ये रूस को देखिए, रूस यहां से चलिए, यहां पर रूस है, फिर चाइना है, फिर इंडिया, यहां से 3 ये हो गए, आपको रट गए आसानी से। फिर यूरोपीय संघ भी हो गए, 19वां, ये 20वां, ये टोटल 20 है। चलिए अब देखिए, G20 देशों में 2/3 जनसंख्या, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काम करता है, वैसे भी पता नहीं, 2/3 जनसंख्या निवास करती है। विश्व की वैश्विक जीडीपी का इसमें 85% भाग का उत्पादन इन देशों में होता है। यहां पे G20 के देशों में 2/3 पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है। उत्पादन कितना करते हैं? 85% भाग का उत्पादन होता है, तथा व्यापार 75% का होता है। अब देखिए, और 224 का शिखर सम्मेलन, देखिए 23 को भारत करेगा, अध्यक्षता 24 का होगा ब्राजील में। मैप के द्वारा देखिए रखते हैं पूरे देश, एक बार देख लेते हैं। G20 कंट्री, देखिए आपको कितना आसान तरीका से बताया जा रहा है, देखिए इससे कभी भूलोगे नहीं। पहला कौन सा, मैं क्या कहा था, ये है दक्षिण अमेरिका। देखिए पूरा मैप आप समझिए, दक्षिण अमेरिका है, इससे 2 राष्ट्र हैं, ब्राजील। अब देखिए आपका मैं भी बताया कि हमेशा इससे आपको मैप के द्वारा आपको बहुत क्लियर रहेगा। देखिए ब्राजील हो गया, ये हो गया। अब देखिए 3 इसके हो गए, यूनाइटेड हो गया, एक ये हो गया कनाडा, और ये हो गया एक मैक्सिको, यू हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। तीनों देखिए मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, फिर रख लीजिए मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका। 3 ये हो गए। अब देखिए इसमें 5 है यूरोप में, टर्की ये है, देखिए रशिया ये है, सऊदी अरबिया ये है, इंडिया ये है, और साउथ अफ्रीका ये है, इंडोनेशिया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, चाइना ये है, जापान ये है, साउथ कोरिया ये है। मैप से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि देखिए मैप से, देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना हो गया। देखिए फिर एक बार बता दे रहा हूं, हमें दक्षिण अमेरिका से चलिए, एक लाइन में आपको ये रटना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल कौन शामिल नहीं है। अर्जेंटीना, ब्राजील, 2 ये हो गए, देखिए मैप भी दिखाया कितना क्लियर। फिर देखिए मैक्सिको हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया। 3 2 5। अब यहां पे आई यूरोपियन यूनियन में, इसमें 5 हैं, पांचों को यहां पे दर्शाया गया, वहां पे नहीं बन रहा था तो यहां दिखा दिया गया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, और साथ में टर्की, 5 हो गए। अब देखिए इसमें सऊदी अरबिया यहां पे है, देखिए सऊदी अरब। अब देखिए साउथ अफ्रीका यहां पे है,
एक अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरबिया है। अब इसमें देखिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये हो गया। आपका ये मैप के द्वारा भी देख सकते हैं क्लियर। आप एक बार इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपका मैप भी क्लियर हो जाएगा। मैप से बहुत आपको रटने में हेल्प होगी। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए आर्टेमिस मून मिशन, चंद्रमा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा मिशन में क्या कहना चाह रहा है, देखिए चंद्रमा मिशन है, उसका नाम है आर्टेमिस मून मिशन। देखिए आर्टेमिस लूनार मिशन, ये क्या है, 5.50 साल के बाद चंद्रमा पर मनुष्य को, 50 साल के बाद, बड़ी बात है कि मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी हो रही है। अभी तक नहीं भेजा गया। जो मनुष्य को चंद्रमा भेजने के लिए नासा किसकी है, नासा की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, परियोजना है। इसके तीसरे चरण में मनुष्य को भेजा जाएगा। अभी ये पहला चरण है, तीसरे चरण में मनुष्य को लंबे समय तक ठहराया जाएगा। इसका पहला चरण क्या है, नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम, नासा है भेज रहा है, नासा स्पेस लॉन्च करिए। किसको भेज रहा है, ओरियन, ये थोड़ा गलत लिखा है, स्पेसशिप है, स्पष्ट लिखा है, स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नंबर को प्रक्षेपित किया गया। अब देखिए चंद्रमा पर कौन सा, पहला पूछे कौन सी परियोजना है, तो यह है आर्टेमिस मून मिशन परियोजना। अब पूछेगा पहला चरण में क्या भेजा गया है, स्पेसशिप को भेजा गया जिसका नाम है ओरियन, ये ध्यान दीजिएगा। और नासा भेज रहा है, और स्पेस लॉन्च सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ओरियन को भेजा जा रहा है। ये पहले चरण में स्पेसशिप का एक है कि हमारा स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा जरिए ओरियन को भेजा गया, जो कोई सैटेलाइट टाइप का है, और तीसरे चरण में मनुष्य को भेजा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, याद रखिएगा ओरियन। और प्रोग्राम का नाम पूछ ले, प्रोजेक्ट का नाम पूछे तो आर्टेमिस मून मिशन। अब भेजेगी पहले चरण में किसको भेजा गया, तो ओरियन को भेजा गया। चलिए फिर जलवायु परिवर्तन, फिर आ जाए, दो तरह के होते हैं, एक जैव विविधता का होता है सम्मेलन, एक होता है जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, इसको बोलते हैं UNFCCC, UNFCCC का 27वां, पहला तो आप ये जानिए कौन सा सम्मेलन है, 27वां, COP27 का नाम है। इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ, इसको पार्टी बोलते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको बोलते हैं यूएनएफ का 27वां सम्मेलन COP27 कहां हो रहा है, मिस्र में, शर्म अल शेख में संपन्न हुआ, मिस्र में हुआ है। और ये कब हुआ, 620 नवंबर। अब देखिए इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 92 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसमें क्या कहा गया है कि जो विश्व का वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है बड़े तेजी के साथ, जिससे कहा गया है कि ऐसे वैश्विक तापमान बढ़ता रहे तो जितने हमारे ध्रुव हैं पूरी बर्फ पिघल जाएगी, जितना पूरी पृथ्वी का 70% एरिया डूब जाएगा समुद्र में। इसलिए साथियों हमको धरती में बचाने के लिए ऐसा क्या है कि उसको धरती जो क्लाइमेट चेंज है उसको बदलना पड़ेगा, और साथ में ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए इस सम्मेलन की जो शर्तें हैं उसको अच्छे से लागू करना पड़ेगा। क्या कहा, शर्म अल शेख में संपन्न हुआ 6 से 20 नवंबर 2000। इसमें 92 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 92 देशों पर भाग लिया। अब इसमें क्या कहा, वैश्विक तापमान की वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने डिग्री तक, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर औद्योगिक युग में था, मान लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर था 40 डिग्री, तो अब मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 41.5, मतलब 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़ने पाए। यह 2015 में समझौता हुआ था, इसके लिए कई समझौते हुए थे पर अभी अच्छी तरीके से लागू नहीं हुए। 2015 में क्या हुआ था, 2015 उसका था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में, इसके लिए कंट्रोल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल करना था, जो $100 अरब की निधि बनाने का फैसला किया गया था। कितना, 2015 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 में जो 21 में हुई थी, इसके लिए डॉलर की निधि बनाने का फैसला किया था, जो अभी तक अच्छे तरीके से लागू नहीं हुई। और COP27 सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रगति क्या हुई है,
इसको ये समझना है कि ये प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रगति हुई है इस सम्मेलन में लॉस एंड, देखिए ये लॉस एंड डैमेज फंड के गठन के लिए विकसित देशों की सहमति बन गई है। देखिए लॉस एंड डैमेज, जो लॉस हो रहा है हमारे क्लाइमेट का, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे लॉस जो हुआ है उसके डैमेज फंड की गठन के लिए विकसित देशों ने सहमति व्यक्त कर दी है। अब अगला आ जाएगा कॉप, ये 27 था, अब कॉप 28 का कहां होगा। अब इसको देखिए कॉप 20 का अगला सम्मेलन यूएई में होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कहां, यूएई में होगा। क्लियर साथियों, चलिए अब जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में कोरे कागज का मतलब है कि जिसमें कुछ ना लिखा हो, जिसमें कुछ नहीं लिखा, केवल कागज लेकर रोड पे उतर पड़े हैं, प्रदर्शन किया। कोविड के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ जिसमें लाखों लोग रोड पे उतर पड़े। कहां हुआ ऐसा, चाइना में। अब देखिए तटीय क्षेत्र व विशिष्ट आर्थिक जोन सेज की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त नौसेना अभ्यास का किया गया है। कहां पे, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, जो उड़ीसा हो गया, जो तटीय क्षेत्र है उनके किनारे किनारे की सुरक्षा के लिए साथ में जो हमारे सेज भारत सरकार ने बनाई है, सेज स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज बनाई, उनकी सुरक्षा के लिए एक नौसेना अभ्यास किया गया है जिसका नाम है सी विजिल। कब किया गया, सी विजिल, याद रखिए सी विजिल आ जाए तो इसके लिए तटीय क्षेत्रों आर्थिक जोन की सुरक्षा के लिए किया गया है। 15-16 नवंबर को संपन्न हुआ है। अब देखिए आसियान शिखर सम्मेलन, देखिए आसियान के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान क्या है, आसियान यह 40वां शिखर सम्मेलन। अब देखिए बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ये दो कैसे हो जाते हैं, 40वां 41वां क्यों लिख रहे हैं, हम 40वां क्यों नहीं लिख रहे, एक ही क्यों नहीं लिख रहे हैं। दोस्तों साथियों, कुछ समय पहले से अब ये शिखर सम्मेलन साल में 2 बार होने लगा है, इसलिए उसको यहां भी 2 बार हुआ है, इसलिए 40वां 41वां शिखर सम्मेलन बोलते हैं। ये कहां हुआ है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन में हुआ है। कहां हुआ, नामपेन में हुआ है, संपन्न हुआ। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। अब देखते हैं 10 देश कौन से हैं जो साथ में लगे हुए हैं। आप म्यांमार से चलिए, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब देश हैं, 5 ये हो गए। बीच में हो गए जो आपके समुद्र में बीचों बीच हैं, कौन कौन से हैं, आपको मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया। ये 10 राष्ट्र हैं साथियों, तो इसलिए बड़े अच्छे से इसको क्लियर रखिएगा। 10 राष्ट्र हैं, 10 देशों का समूह है। और क्या है, ये कौन सा था, इसको याद रखिए, 40वां 41वां। अब ये 17वां, ये आईएएस 2015 में क्वेश्चन आया था, ईएएस क्या है, ये हर बार पूछ लेता है, वनडे एग्जाम पूछ ले, ईएएस है क्या, तो ये है, इसको कहते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो आसिया शिखर सम्मेलन के साथ में होता है हमेशा। जब आसियान का हो जाता है इसके बाद ईएस का सम्मेलन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये 20 संपूर्ण हुआ, ये 40वां था, ये कौन था, 17वां। इसका मतलब ये संगठन, ईएस संगठन बहुत बाद में बना है। भारत में कौन भाग लिया, भारत के विदेश मंत्री भाग लिए और उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधित्व किया है। और कौन भाग लिया है, विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने भाग लिया। भारत आसियान का, भारत के साथ आसियान के साथ अलग तरह का समझौता होता है, उसका भी एक शिखर सम्मेलन हुआ है 19वां। 3 चीज होते हैं साथ में। पहला उनका आपस में जो आसियान देशों का शिखर सम्मेलन होता है 10 देशों का, उसको 40वां है। फिर एक शिखर सम्मेलन होता है ईएस का, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, उसमें भाग लेते हैं। और फिर भारत आसियान का अलग से होता है 2 का, तो वो होता है 19वां था। ये भी, और सब होते हैं जहां होंगे एक साथ होंगे। तो कंबोडिया की राजधानी नामपेन में हुआ, तो सभी देशों का वहीं पे हुआ। ये पूछ लेता है कई बार, इसका क्या है, इसकी थीम क्या है, थीम क्या है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। साथियों इसको याद रखिएगा, थीम बहुत बार पूछा है, मजबूत एक साथ। हिंदी में तो आज हिंदी में रखिए, चाहे मजबूत एक साथ, चाहे इंग्लिश में रखिए स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आसियान की स्थापना हुई है 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई है। और वर्ष 2007 से, देखिए यहां पे क्लियर कर दिया हूं मैं कि 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन 2007 से हो रहा, वर्ष में 2 बार आयोजित होने लगा है साथियों। देखिए 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अब ईएस की शुरुआत
देखिए 2005 में की गई थी, जो कि आसियान संगठन बना था 1967 में, पर 1967 में, पर ईएस की शुरुआत 2005 में हुई है, इसलिए इसका 17वां सम्मेलन था और इसका 40वां सम्मेलन था आसियान का। अब देखिए आसियान के साथ विश्व की, अब देखिए ईएस है क्या, यह आसियान के साथ विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था जो उभरती हुई अवस्था है उनको जोड़ने के लिए, जैसे आसियान के देश हैं जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनके साथ जोड़ने के लिए अलग से बनाया गया था ईएएस। उसमें ईएस की शुरुआत 2005 में की गई थी। इसमें कितने सदस्य हैं? आसियान के 10 देश हैं, साथ में 8 अन्य देश हैं। साथियों इनको याद रखिएगा, 8 अन्य देश। 8 अन्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? देखिए भारत, चीन, रूस। रूस से चलिए, रूस यहां पे है, फिर चीन, भारत, ये 3 तो हो ही गए। अब देखिए भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस हो गए। फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड, 3 2 5। फिर आपका ये है जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये हो गए आपके 8। ये देखिएगा, इनको याद रखिएगा, टोटल 8 देश भी आपको याद होना चाहिए। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और साथ में यूएसए, अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं आसियान के सदस्य देशों को। इससे देख लीजिए, मैप के द्वारा आप समझ जाओगे आसियान के सदस्य कौन है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। देखिए म्यांमार ये है, नीचे तक आया है, फिर लाओस बीच में घुसा हुआ है, फिर बीच में थाईलैंड है, कंबोडिया ये है। अब देखिए यहां तक है, ये पूरा म्यांमार, बीच में कंबोडिया, थाईलैंड आ जाता है, फिर ये म्यांमार नीचे भी घुसा हुआ है, और फिर ये वियतनाम है, ठीक है। फिर ये है मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है और ये फिलीपींस है। इसके 10 देश हैं जो मैप के द्वारा भी समझा दिए गए साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अगले बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट और क्या है, होलोंगी में काम किया गया स्थित डोनो पोलो ग्रीन पार्क। क्योंकि ग्रीन पार्क जब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई भी काम होता है, बड़ा काम होता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। इसलिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट क्या हो, होलोंगी याद रखना है। होलोंगी में स्थित डोनो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अब देखिए कौन सा, अरुणाचल राजधानी ईटानगर के निकट होलोंगी में स्थित डोनो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अब ये पूछ लेता है इसको मिलाकर हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई, इसको मिलाकर हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई साथियों। वहां पे डोनो पोलो का मतलब होता है, वहां बड़ा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। डोनो का मतलब होता है सूर्य, पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। जहां के वहां के लोगों का बहुत श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है, इसलिए उसी के नाम पे डोनो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा पड़ गया। अब देखिए, अब ये है यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक। पिछले एक बार क्वेश्चन ने पूछा, इसको याद रखिएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में किया हूं। ये एक्चुअली पीसीएस में आया था क्वेश्चन। जब जब ये होता है, जब जब इसकी रिपोर्ट आती है, तब ये पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूएनओ के देखिए आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिसका शीर्षक है, यह तो ये उस बार पूछा था इसका शीर्षक क्या था, तो शीर्षक, इसका शीर्षक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट। इसका शीर्षक ये है। इसके शीर्षक कौन निकाला है, यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट है ये। उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट। ये कब हुए, 15 नवंबर। तो इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा है कि 15 नवंबर 2022 को जनसंख्या 8 अरब मतलब 800 अरब को पार कर गई। देखिए 2030 तक जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8.5 अरब हो जाएगी। 2050 तक जनसंख्या हो जाएगी 9.7 अरब हो जाएगी। और इसने कहा है जो महत्वपूर्ण है कि 2023 तक इस रिपोर्ट के अनुसार भारत चाइना को पीछे, चीन को पीछे छोड़ देगा। चलिए, गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए एक C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला पीएम ने रखी। अब देखिए, पहले यह बाहर बनता था ये विमान, अब ये देश में ही निर्मित होगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। देखिए पहले विदेश में बनता था, हम उससे मंगाते थे, हमारे विदेश के ऊपर डिपेंडेंसी थी, हम ये विश्व के ऊपर निर्भर हो गए थे। पर अब हम विश्व के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इसलिए यहाँ पे अब बनाया जाएगा। गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला
पीएम ने रखी है। यह परियोजना सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत है। यह याद रखिएगा, गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला करेगा। यह परियोजना सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बढ़ावा देगी। यह देश की पहली परियोजना है, जहां पहला लग जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत निजी क्षेत्र, देखिए अभी रॉकेट निजी क्षेत्र बना था, विक्रम यश बना था, अब यह निजी क्षेत्र की यह कंपनी एयरक्राफ्ट भी बना रही है जो सामान ले जाने का आने का काम करेगी। द्वारा सैन्य सामानों में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं साथियों, देश में किया जाएगा। C-90 विमानों का निर्माण अभी तक यहाँ पे होता नहीं था देश में, न सरकारी करती न प्राइवेट करती थी। कहां होता था? स्पेन में किया जाता था, स्पेन की कंपनी करती थी, स्पेन में होता था, एरोनॉटिकल कंपनी द्वारा किया जाता था। पर अब ये किया जाएगा, कौन कौन करेगा? टाटा एडवांस सिस्टम। साथियों समझिए कौन करने वाला है? टाटा एडवांस। ये कौन कौन करेगा? टाटा एडवांस सिस्टम प्लस एयरबेस डिफेंस कंसोर्शियम। देखिए याद रखिए, फिर बोल दे रहा हूं, टाटा एडवांस सिस्टम प्लस एयरबेस डिफेंस कंसोर्शियम स्पेन की कंपनी, दोनों के द्वारा मिलकर के भारत के गुजरात राज्य के बड़ोदरा शहर में बनाया जाएगा। चलिए, भारत का एक 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, हमेशा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला की जब बात होती है वो नई दिल्ली में हमेशा होता है। 14 से 17 27 नवंबर को संपन्न हुआ। थीम इसकी कभी आ जाती है, एक बार थीम पूछा था, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। हम वैश्विक जाएंगे, लोकल से वैश्विक की ओर। साझीदार राज्य पूछ लेता है, कौन थे साझीदार आते? बिहार झारखंड, दोनों भाई बिहार झारखंड, और वो महाराष्ट्र बीचों बीच का राज्य। तो 3 हो गए। फोकस राज्य कौन था? केरल था, यूपी था। अब आइए थोक लेन देन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। पहले आरबीआई ने क्या किया था? ई डिजिटल रुपी को पहले कहा थोक लेन देन के लिए लागू कर दिया था, पर अब थोक लेन देन से बाहर निकल के क्या कर दिया? खुदरा में लेन देन में करने के लिए कर दिया, अलाउ कर दिया। थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपी, जिसको ई रुपी इलेक्ट्रॉनिक से होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल रुपी जारी करने के बाद आरबीआई ने 1 दिसंबर, डेट पूछ ले कब से लागू किया? 1 दिसंबर 2022 से खुदरा सेगमेंट में खुदरा सामान, बिस्कुट आप ले जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, बिस्कुट लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कोई जो खुदरा में सामान लाते हैं उसके लिए भी लागू कर दिया। डिजिटल रुपी की शुरुआत कर दी। पहले था थोक में, अब इसके लिए क्या है? नगद मुद्रा को साथ रखने की जरूरत नहीं होगी कि आप 500 का नोट 1000 का नोट लेके जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं होगी। इसमें क्या होगा? डिजिटल वॉलेट में रखी डिजिटल करेंसी से सभी लेन देन किए जा सकते हैं। देखिए डिजिटल वॉलेट में जो रखी होगी, वॉलेट में सभी लेन देन किए जा सके। इसके लिए कोई सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसके लिए कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने हमारे पास सिस्टम है उसमें बैंक अकाउंट होना जरूरी है, पर यह ऐसा सिस्टम है ई रुपी जिसके लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी नहीं है। इसको पहले कितने शहरों में लागू किया जाएगा? इसको पहले 4 शहरों में लागू किया जाएगा, मुंबई, नई दिल्ली, बंगलोर और भुवनेश्वर में लागू किया जाएगा। फिर याद रखिए 4 शहरों में पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, मुंबई में, नई दिल्ली में, बंगलोर और भुवनेश्वर में। अब ये देखिए आरबीआई द्वारा क्या किया गया है, सीबीडीआई जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आरबीआई लागू कर रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक वैध मुद्रा की तरह जारी किया जाएगा, इसीलिए ये वैध मुद्रा है, आरबीआई जारी की जिसको वैध मुद्रा मानी जाएगी कि कहीं भी आप इससे लेन देन कर सकोगे। अब देखिए इसको, अब क्या हुआ, अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। मुख्य लगा हो तो अलग बात है, उसको सीईसी बोलते हैं। अरुण गोयल करने में चुनाव आयुक्त बने हैं, ना कि मुख्य चुनाव नए अभी बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके साथ में इसको भी आपको जानना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? राजीव कुमार हैं। और किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के साथियों, इसलिए साथ में दिया गया। इलेक्शन कमीशन कितने सदस्य है? 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कार्यकाल देखिए क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। साथ में इसलिए पूरा बताया गया डिटेल में। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नीति आयोग का देखिए,
नीति आयोग में क्या गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पीएम होते हैं, अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसको इसलिए क्वेश्चन उठाया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए। जब जब इसका सीईओ नया बनता है, क्वेश्चन हमेशा वनडे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में जरूर आता है। अभी बने हैं परमेश्वरन अय्यर, 11 जुलाई से बन गए हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईओ परमेश्वरन अय्यर। ये अभिकांत दास जो बहुत दिन से थे, अभिदास कांत, उनको उनके स्थान पे परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। चलिए, इफ्को साहित्य पुरस्कार। अब देखिए, हम यहाँ से मुख्य अवार्ड हम ट्रिक के माध्यम से भी रटने की कोशिश करेंगे कि यहीं पे रट जाए, आपको बार बार देखने की जरूरत न पड़े। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 को बिहार के हिंदी कथाकार। देखिए क्वेश्चन आप उठाइए, फिर देखिए कि क्या क्या पूछता है। आप रटोगे कि और जयनंदन को रटा दिया वनडे में, ऐसा नहीं है साथियों। वो पूछ लेता है क्या है, उपन्यासकार है, कवि है, कथाकार है, तब भूल जाओ। इसलिए साथ में करना है हिंदी कथाकार। कौन है? जयनंदन। इफ्को साहित्य पुरस्कार बिहार के हिंदी कथाकार श्री जयनंदन को मिला। अब देखिए इसको कैसे रट सकते हैं कि बिहार के कौन है? नंदन। बिहारी कृष्ण भगवान को बोलते हैं, उनको नंदन बोलते हैं, नंदन पुत्र भी बोलते हैं। इसलिए इससे बिहार के कृष्ण भगवान से बिहारी कृष्ण भगवान को बोलते हैं। अब देखिए, चले आप देखिए, नंदन को बोलते हैं नंदन पुत्र कृष्ण भगवान को, तो उससे भी रख सकते हैं कि बिहार के जयनंदन। इसको मिला इफ्को साहित्य पुरस्कार बिहार के जयनंदन। ट्रिक देखिए, ऐसे छोटे छोटे दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। कोई ऐसी चीज एज्यूम कर लो कि ऐसा है वैसा हुआ, तो आपको दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। बिहारी बोलते हैं, देखिए अब देखिए कृष्ण भगवान को, नंदन पुत्र भी उन्हीं को बोलते हैं, तो बिहार के जयनंदन को मिला। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जो आईएएस की जहां ट्रेनिंग होती है, इसलिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसा है, किसको मिला? आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया, बकुल ढोल भी बोलते हैं, बकुल ढोलकिया भी बोलते हैं, बकुल ढोल को। अब देखिए, अब ऐसे इसको रटना है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार आईएएस की एकेडमी है, जैसे सरदार पटेल एकेडमी है जहां पे आईपीएस के लोगों की, इंडियन पुलिस सेवा के लोगों की ट्रेनिंग होती है, वैसे आज लाल बहादुर शास्त्री में ट्रेनिंग होती है। तो साथियों, अलग अलग करने के लिए तो उनको आईएएस है, तो कह देना कि वो आईएएस इसलिए बने जो कि बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? बगुले की तरह। बगुले की तरह, जो बगुला बिल्कुल ध्यान चोट रहा था कि मछली आई तुरंत पकड़ लिया, तो ऐसे है बकुल ढोल। तो ये साथियों, आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया, लाल बहादुर शास्त्री में आईएएस की ट्रेनिंग होती है। ट्रिक यही है, ऐसे ट्रिक के माध्यम से रटोगे तो याद रह जाए। ट्रेनिंग होती है, आईएएस इसीलिए बना कि वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। कैसे पढ़ा? जैसे बगुला बिल्कुल ध्यानपूर्वक अटैक में रहता है कि कब मछली आए कब पकड़ लूं, तो वो है बकुल ढोल। चलिए, अब देखिए अगला, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को किसको मिला? ध्यान दीजिए, टेबल टेनिस खिलाड़ी है शरद कमल अंचत। अब देखिए, टेबल टेनिस पूछा है, पीसीआर 2020 में पूछा था कि ऊंची कूद, लंबी कूद, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का गलती हो गया था। हम व्यक्ति का नाम तो जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि व्यक्ति किससे रिलेटेड है। तो जो मिला है सर्वोच्च खेल पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में देने वाला भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दिया गया शरद कमल अंचत को। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। अब देखिए, 2021 से पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए अगला, अब खेल कूद में लाइफ टाइम, देखिए वो मिस्टर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया ध्यानचंद पुरस्कार। लाइफ टाइम जब लग जाएगी तब किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। एक को एथलेटिक्स में, सुश्री अश्विनी अंकुजी को एथलेटिक्स मिला, धर्मवीर सिंह को हॉकी मिला, नीर बहादुर गुरंग को पैरा एथलेटिक्स मिला है। साथियों, इसको भी ध्यान रखिएगा साथ में। यह है नीर बहादुर, यदि यह है नीर बहादुर, देखिए लिख दे रहा हूं, उसमें शायद ये है नीर बहादुर, ये गोरखा है, गुरंग नाम है, नीर बहादुर गुरंग। ये क्या है? पैरा एथलेटिक्स, जो है
पैरा एथलेटिक्स संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अब देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, देखिए ये हमेशा किसको मिली? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अब्दुल आजाद ट्रॉफी मिली है 2022 की। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये किसी विश्वविद्यालय को ही हमेशा दी जाती है, ये याद रखने वाली बात है। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी हमेशा किसी विश्वविद्यालय को ही दी जाती है, तो विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई। अब सियोल शांति पुरस्कार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मार दीजिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। सियोल शांति पुरस्कार 2022 को WWE के खोजकर्ता टिम बर्नर्स ली को दिया गया। WWE के टिम। अब देखिए ट्विटर जैसे होता है टिम बोलते हैं, तो WWE न याद रहे तो कैसे याद रहेगा? 3 बार है W, तो टिमटिमाता है। तारे जब लगातार होते हैं तो ये तारे हैं, तो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए W 3 बार है तो टिमटिमा रहा है, ऐसे आप याद रखिए। तो टिम बर्नर्स ली को दिया गया। कैसे याद रखेंगे? सियोल W जैसे तारे हैं, लगातार हैं तो इसलिए टिमटिमाते हैं ना, कहते हैं तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसे ही W 3 बार है, लगातार है, तो ये भी टिमटिमाएगा। तो टिम बर्नर्स ली को दिया गया WWE के सियोल शांति पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, 2002 और ये 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। 2018 में पीएम मोदी को दिया गया था दोस्तों, 2018 में, 2020 किसी को नहीं, 2022 में WWE के खोजकर्ता टिम बर्नर्स को दिया गया। चलिए अबिला भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये क्या है? समाज सेवी हैं और गांधीवादी नेता की अभी हाल में वहां पे गुजरात में मृत्यु हो गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इनको दुनिया के इंडिया का लगभग सभी अवार्ड दिएगा, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे मैग्सेसे अवार्ड हो, सभी अवार्ड मिले। ये समाज सेवा में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। ये गांधीवादी नेता थी, इनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है, पर इंपॉर्टेंट ये है। और इन्होंने सेवा संस्था जो NGO है जिसका गठन किया था, संगठन की स्थापना की थी, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है इनका योगदान। अभी इनकी मृत्यु हुई है, इसका नाम है सेवा का सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों, इसलिए ऐसे गांधीवादी नेता की अभी मृत्यु हो गई है। इनका सेवा है, सेवा संगठन का नाम है, नामक संगठन के सामने का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। चलिए अगला, अब 17वां प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है साथियों। 17वां प्रवासी सम्मेलन, ये याद रखिएगा किस नंबर का है? 17वां है। और कहां पे होगा? 2023 में। ये क्या है? ये कब मनाया जाता है? गांधी जी के जब विदेश से भारत आने पर जनवरी में आए थे, 9 जनवरी के आसपास, 9 से 15 जनवरी, 8 जनवरी को भारत पहुंचे थे। इसलिए साथियों उनके भारत आने के उपलक्ष्य में ये प्रवासी सम्मेलन मनाया जाता है। अब देखिए ये है 10 जनवरी 2023 को इंदौर में मनाया जा रहा है, इंदौर में होगा। और यह अब पहले इसमें पर ईयर होता था, प्रत्येक साल होता था, पर लेकिन अब 2-2 वर्ष के अंतराल में होने लगा है, अंतराल में होता है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान, आपको न याद रहे तो किससे याद रखोगे? मुख्य अतिथि हमारे क्रिकेटर हैं इरफान खान, उससे याद रखिएगा, हमेशा याद रह जाएगा साथियों। ऐसे आप ट्रिक बनाइए, आपको हमेशा कोई पूछ ले कि मुख्य अतिथि कौन बन रहा प्रवासी दिवस को, कह देना इरफान खान हमारा क्रिकेटर, तो आपको याद रहेगा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। और कहां हो रहा है? इंदौर में, जिसको 4 बार से लगातार देश की सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। चलिए, और थीम पूछता है तो डायस्पोरा, इसका मतलब होता है प्रवासी, रिलायबल, पार्टनरशिप फॉर इंडिया, प्रोग्रेस इन, अमृतकाल, जो अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में, इसका है अमृतकाल। यह है अमृतकाल में एक विश्वसनीय साथी। तो आप सोचिए क्या है? डायस्पोरा, रिलायबल, पार्टनर फॉर इंडिया, प्रोग्रेस, भारत के उन्नत के लिए एक विश्वसनीय साथी। यह है अमृतकाल है, लिखा है अमृतकाल, हिंदी में ऐसा होता। डायस्पोरा, रिलायबल, पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस, भारत की उन्नत के लिए विश्वसनीय साझीदार या साथी।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां हो रहा है? इंदौर में। कहां इसका मुख्य अतिथि होगा? इरफान खान से याद रखिएगा, क्रिकेटर से। राष्ट्रपति है ये वैसे गुयाना के राष्ट्र मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। डायस्पोरा, अब क्या है ना याद रहे तो इतना तो याद रहे कि अमृतकाल उसमें जरूर जुड़ा रहेगा। अमृतकाल में विश्वसनीय साथी, भारत की उन्नत के लिए, उन्नत भारत के प्रगति के लिए। चलिए, मैं जितने भी होगा लगभग ट्रिक्स सबकी बताऊंगा आपको, जिसमें दिमाग में थोड़ा बहुत भी क्लिक करे वहां पे क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसलिए ट्रिक थोड़ा जरूरी है। संयुक्त तो नौसैनिक अभ्यास मालाबार कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत जितनी पद कौन देता है, भारत सहित इसमें 4 देश होते हैं। अभी क्वेश्चन में दे देता है, जितने में वनडे की एग्जाम देखा क्या आता है। अब जैसे जितने भी वनडे की सीरीज बनाते हैं वन लाइनर कि मालाबार कहां हुआ, जापान दे देते हैं। पर आज दोस्तों जैसे कंपटीशन टफ है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जापान में हुआ, ये पूछेगा किस द्वीप में, किस तट पे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सहित इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान के योकोसुआ बंदरगाह से सटे, ये इंपॉर्टेंट है। फिलीपाइन सी में 8 नंबर में हुआ, ये है इंपॉर्टेंट। ये तो सब जानता है कि जापान में हुआ, पर क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, जैसे आयोग, कोई भी आयोग हो, एसएससी का आयोग हो, पीसीएस आयोग हो, अंदर घुस करके पूछता है, तो साथियों आपको अंदर जरूर पता होना चाहिए। जापान के योकोसुआ बंदरगाह से फिलीपाइन सी में 8 से 18 नवंबर 2022 संपन्न हुआ। भारत के जो लड़ाकू 2 गए हैं, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमारतो, जिसको बोलते हैं युद्धपोत। 2 गए हैं, कौन कौन? आईएनएस शिवालिक, देखिए साथियों, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमोरता बोलते हैं, कमोरता। देखिए क्लियर साथियों, फिर बता दे रहा हूं कहां पे हुआ है। योकोसुआ बंदरगाह सटे फिलीपाइन सी में, जापान का है बंदरगाह। और फिर है कौन भाग लिया? तो शिवालिक भाग लिया और कमोरता भाग लिया। चलिए साथियों, मेरी कोशिश है कि उससे जो भी फैक्ट रिलेटेड हो वो जरूर कवर किए जाएं। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ लिए, अंदर से क्वेश्चन आ जाए और हमारा साल खराब हो जाए, हमको पता ही ना चले कि कहां पे हुआ। ये है, अब देखिए एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि ये थोड़ा दिखाई कम दे रहा है। इसका ये है फिलीपाइन सी लिखा हुआ है। यदि जिसको देखने में दिक्कत हो रही थी तो कुछ लोग कमेंट्स किए, इसका नाम है फिलीपाइन सी। क्लियर साथियों, कहां पे हुआ है? योकोसुआ बंदरगाह से सटे फिलीपाइन सी में 8 से 10 नवंबर 2000 संपन्न हुआ। भारत के आईएनएस शिवालिक भाग लिया और आईएनएस कमोरता ने भाग लिया है। चलिए साथियों, भारत व फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास गरुड़ भारत में जोधपुर एयरबेस पर हुआ है, संपन्न हुआ। अब इसको कैसे याद? भारत ने फाल्कन जो लड़ाकू विमान है ऊपर से कहां से लिया? फ्रांस से लिया। अब गरुड़, जब भगवान राम की कथा पढ़ते हैं जो हम देखते हैं उसमें भी गरुड़ का नाम आता है, गरुड़ उड़ता है, ठीक है। तो गरुड़ और किसके लिए? वायुसेनाओं के लिए है। तो लड़ाकू विमान या अभ्यास किसके साथ होगा वायुसेनाओं का? तो गरुड़। यह गरुड़ देखिए भारत में कहां पे हुआ? जोधपुर एयरबेस पर हुआ है। अब सोचिए कैसे रटने का ज्यादा जरूरी है, इससे ध्यान रहेगा। भारत फ्रांस से हम फाल्कन विमान लिए हैं। अब गरुड़ भी उड़ता है, पक्षी है, तो गरुड़ उड़ता है, दोनों फाल्कन भी उड़ता है। अब वायुसेनाओं के लिए है, तो वायुसेना में जो विमान है उड़ेगा ही वायुसेना। तो कहां हुआ? गरुड़। जो अभ्यास का नाम है गरुड़, किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच कहीं आ जा। कहां पे हुआ? जोधपुर एयरबेस पर। और दूसरा, आसियान देशों को, जो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, पूछ लेगा आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता और एवं आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 कहां पे हुआ? ये कौन सा अभियान चला है? आसियान देशों के साथ है। इसको छोड़ करके पूछ लेगा किन देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय चला? ये पूछ लेगा। ये पूछ लेगा कि कहां पे हुआ? तो आगरा के वायु सैनिक केंद्र पर हुआ। तो देखिए फिर बोल दे रहा हूं, आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, उसका नाम है समन्वय 2022, आगरा के वायु सैनिक केंद्र पर हुआ, संपन्न हुआ। चलिए अगला,
देखिए कुछ फीफा के बारे में जान लेते हैं। अभी फीफा का फाइनल तो नहीं हुआ, पर जितना हुआ उसका मस्कट वस्कट हम नोट कर ले। फीफा विश्व कप 2022 में शुरू हो चुका है। ये विश्व का फुटबॉल खेल है और इसमें टोटल टीम भाग रही हैं 32, और कतर है जो छोटा सा देश है, इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप का अरेंज करा रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी देश है जिससे कतर को विश्व स्तर में जाने लोग कि हमारे देश में इतने बड़े खेल का प्रोग्राम करा लेता है, तो इसलिए करा रहे हैं अपना इसमें। तो ये कहां पे हो रहा है? कतर में। बिल्कुल छोटा सा देश है जो अरब का देश है। कतर में 20 नवंबर 2018 से 18 दिसंबर तक होना है। लगभग 28 दिन हो रहा है। और इसका शुभंकर मेन है, शुभंकर है लाइव, स्पेलिंग देख लीजिएगा, LAEB है शुभंकर। या मोटो पूछ लेता है, एक्सपेक्ट अमेजिंग। टीम कितनी पूछता है? 32 है। स्थान पूछे तो कतर है, शुभंकर पूछे तो लाइव है, और मोटो पूछे तो एक्सपेक्ट अमेजिंग है साथियों। चलिए, इंदिरा मैराथन जो ये प्रयागराज में हुई है, इसलिए कोई भी जो भी कोई प्रोग्राम ऐसा होता है, कोई दौड़ होती है, जो भी होता है यूपी में होती है, तो वो यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अभी इंदिरा मैराथन हुई है साथियों, ये प्रयागराज में हुई है, इलाहाबाद में हुई है। इंदिरा मैराथन 37वां था। कहां पे स्थान है? प्रयागराज। ये प्रयागराज में दौड़ हुई है इंदिरा मैराथन 2022 की। इसका 37वां था। दौड़ हुई है 42 किलोमीटर, और इसमें जो जीता है शेर सिंह जीते हैं, पुरुष विजेता है। महिलाओं में सुधा सिंह महिला विजेता है साथियों। इसमें एक छोटा भाई है, इसमें भाग लिया था, प्रदीप, उसमें भाग लिया था, उसका 14वां स्थान आया। बहुत मेहनत किया था साथियों इस दौड़ में। 42 किलोमीटर की दौड़ में बहुत ही मेहनत की जरूरत है, तब भी उसने 14वां स्थान प्राप्त किया है। थोड़ी कमी रह गई 1-2 मिनट की साथियों, इसलिए वो 14वां स्थान प्राप्त किया। पर लेकिन याद रखिएगा, शेर सिंह है पुरुष विजेता है, महिलाओं में सुधा सिंह है महिला विजेता है। अब देखिए भारत की मनिका बत्रा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, भारत की मनिका बत्रा एशियाई टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय, कांस्य पदक मिला है। आप सोचिए साथियों, भारत की मनिका बत्रा एशियाई टेबल टेनिस में, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एशियाई टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। जिसमें भी पहला लग गया है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली भारतीय महिला बनी है जिसको कांस्य पदक मिला है, मनिका बत्रा। भारत की मनिका बत्रा एशियाई टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली, अब तक कोई पदक नहीं जीता था, ये पहली महिला है जिसको मिला। अब डेविस कप है। देखो डेविस कप ये किसी देश को मिलता है। डेविस कप 2022 का विजेता कौन है? पहली बार हुआ है कनाडा विजेता हुआ साथियों, ध्यान दीजिएगा। उप विजेता हुआ ऑस्ट्रेलिया। पर स्थान कौन था? देखिए, जीता कौन हारा कौन, पर खेला गया कहीं, वो तो है ही नहीं है। विजेता है कनाडा, उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया, स्थान है मलागा। मलागा कहां पे है? स्पेन में है। चलिए, महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2022 विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। क्योंकि न्यूजीलैंड की महिलाएं की हाइट बहुत लंबी होती है, और रग्बी खेल बहुत लंबे लोगों के लिए ही है, तो इसलिए ऐसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिलाओं की हाइट बहुत लंबी होती है, इसलिए उन्होंने रग्बी जीत लिया। रग्बी, महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2022 विजेता, क्योंकि रग्बी में जितना लंबा होगा उतने ऊंचाई से आप डाल सकते हो, बॉल डाली जाती है इसमें। तो विश्व कप 2000 का कौन जीता? न्यूजीलैंड। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का विजेता टीम है। देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देखिए विजेता मुंबई टीम है, स्थान कलकत्ता है साथियों। देखिए कहां खेला गया है, क्योंकि मैं दोनों इसलिए नोट करा रहा हूं, आप क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि कहां पे हुआ फाइनल मैच, तो स्थान भी जरूरी है और विजेता भी जरूरी है। विजेता है मुंबई टीम, और क्या स्थान क्या है? कलकत्ता। और क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये दे महान खिलाड़ी थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पड़ गई। इस देश के महान खिलाड़ी उनकी गिनती होती थी, सैयद मुश्ताक अली। चलिए साथी, अजलन शाह कप 2022 मलेशिया के इपो में खेला गया। इसमें देखिए ये अजलन शाह हाकी का है, अजलन शाह। देखिए अजलन शाह मलेशिया की इपो में ये है, हमेशा इपो में खेला गया। विजेता पूछता है मलेशिया, स्थान पूछे तो मलेशिया की इपो।
दोनं पूछता है। अजलन शाह कप 2022 कहां खेला गया? इपो में। विजेता कौन है? मलेशिया। चलिए अगला, उत्तराखंड गौरव सम्मान मिलता है। अब ये है हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी और प्रसून जोशी, दोनों अजीत डोभाल जी को मिला और साथ में है प्रसून जोशी का मिला, जो एक अच्छे गायक हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार अजीत डोभाल और प्रसून जोशी। ऐसे भी याद रखिएगा कि जोशी ज्यादा उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, तो उनको भी मिला। जो उत्तराखंड में पाए जाते प्रसून जोशी हो गया। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, जो ये महान पत्रकार थे कुलदीप नैयर साहब, उन्हीं के नाम पे पड़ा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2022, जो अपनी लेखनी से, हाँ, इनको मिला कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2022 को आरफा खानम शेरवानी को, आरफा खान शेरवानी, तो आरफा खानम शेरवानी को मिला है। दोस्तों साथियों समझिए, कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। अगला देखते हैं क्यूएस एक रैंकिंग है जो ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देती है। देखिए अलग अलग समझिएगा, क्यूएस है क्या? ये अंतरराष्ट्रीय एक रैंकिंग एजेंसी है जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग बताती है, साथ में एशिया के विश्वविद्यालय की अलग रैंकिंग बताएगी, पूरे विश्वविद्यालय की, पूरे विश्व के विश्वविद्यालय की अलग रैंकिंग बताएगी। पर अभी इसने जारी किया है एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग साथियों, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यूएस की ओर से जारी एशिया यूनिवर्सिटी, एशिया की बात कर रहा है, याद रखिएगा। 2023 के अनुसार क्यूएस की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी है, भारत का टॉप शैक्षिक संस्थान है। आईआईटी बॉम्बे, पिछले साल भी आईआईटी बॉम्बे को इसने माना था, इस साल भी आईआईटी बॉम्बे को माना है। 2022 में पहली बार, देखिए 2022 में पहली बार क्या हुआ है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास 1921 नवंबर में किया गया, उसका नाम है शत्रु का नाश कर दो, शत्रुनाश। अब देखिए अभी तक क्या है, आर्मी और एयरबेस का संयुक्त अभ्यास कभी नहीं होता था। समझिए, हमारा आर्मी का अभ्यास अलग होता था, एयरफोर्स के अलग होता था, पर यह है कि पहली बार इंटीग्रेटेड मिलकर के अभ्यास किए हैं। क्या नाम है? पहली बार आर्मी और एयरफोर्स के ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास 1921 नवंबर में किया गया, शत्रुनाश उसका नाम है। स्थान कहां पे हुआ? स्थान बहुत जरूरी है, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में। नाम जानिएगा, पहली बार हो रहा तो पहली बार लग जाए, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार हुआ कहां? आर्मी और एयरफोर्स का। किस नाम से? इंटीग्रेटेड अभ्यास 1920 में, नाम है शत्रुनाश, और कहां पे हुआ है? बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में। चलिए अगला क्वेश्चन, एससीओ का अध्यक्ष 2023 में बनने वाला है, कौन बनने वाला है? भारत साथियों। एससीओ के 8 मेंबर हैं और एससीओ का अध्यक्ष 2023 में भारत बन जाएगा साथियों। और गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला? गांधी और मंडेला अवार्ड दोनों हैं साथियों, ये भी नाम लगा। गांधी जी और मंडेला अपने अपने क्षेत्र की दोनों महान हस्तियां थी। दक्षिण अफ्रीका के मंडेला साहब, जो कि 1990 के दशक में बहुत बड़े महान हस्ती के रूप में उत्पन्न हुए, जो जेलों में रहकर रंग भेद की नीति मिटा दी थी। दोस्तों, इतने मंडेला साहब ने रंग भेद की नीति अपनाई, और जिन्होंने उनको रंग भेद के उसमें जेल में डाला, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। कहा यदि वैसा ही मैंने कार्य किया विश्व में, तो उनमें और मेरे में अंतर क्या रहा? इसलिए शत्रु के प्रति भी प्रेम का भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो उन्हीं के नाम पे, दूसरे गांधी के नाम से मंडेला साहब जाने जाते हैं। ये गांधी जी हो गए, और मंडेला साहब, गांधी और मंडेला अवार्ड 2022 को अब तीसरे दलाई लामा साहब, उन्हीं को दिया गया है, जो ये तीसरे गांधी के नाम से भी इस समय वर्तमान में जाने जाते हैं, दलाई लामा साहब। चलिए, थैंक यू दोस्तों। यदि ये पूरा लेक्चर अब कंप्लीट करा दिया गया साथियों, पूरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिटेल में वर्णन किया गया साथियों। जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको पूरा डिटेल से खत्म कराया गया है साथियों। अगले वीडियो में 40 मिनट का बनेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में और महत्वपूर्ण जो टॉपिक इंक्लूड होंगे उनको साथ में कवर कराया जाएगा साथियों। ये उस वीडियो को भी देखिएगा, इस वीडियो को, ये 3 घंटे का टोटल 2.5 घंटे का जो वीडियो दोनों मिलकर बनेंगे साथियों। कोई भी दोनों को महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है।
थैंक यू साथियों। प्लीज यदि मेरा लेक्चर पसंद आए, ये करंट अफेयर का लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज कमेंट्स करिएगा। साथ में साथियों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। थैंक यू साथियों।